देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपके गलत निवेश पे। और अगर मैं सीधा आपको समझाना चाहूं तो अगर आपने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि आपने अगर एलआईसी की बहुत सारी पुरानी पॉलिसीज में निवेश कर रखा है और आपको लग रहा है कि अभी तक मुनाफा इसमें नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के निवेश से कैसे निकला जाए और किस तरह से आप बेहतर एसेट एलोकेशन के जरिए मुनाफा कमा पाएंगे, ये रणनीति आज आपको योर मनी बताएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारा फोकस है हमारा शो पर। क्या क्या हाइलाइट्स है, आइए देखते हैं। बाजार की बढ़त पर भी फंड ने किया निराश। फंड से निकलने से पहले किन बातों पर ध्यान दें, बताएगा योर मनी। क्या इंश्योरेंस और निवेश के मिक्स प्लान में बने रहने से होगी बड़ी कमाई? जुटाना है बड़ा कॉर्पस तो कहां करें निवेश? और फेसबुक लाइव पर योर मनी से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर निखिल कोठारी। निखिल, स्वागत है आपका। और चलिए सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। और अभिजीत देवड़े हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, नमस्कार। नमस्ते मैडम। पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं सवाल भेजा था। मेरे फादर ने एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया था। लमसम अमाउंट था। तो उनका शायद अभी 1.5-2 साल हो गया है, लेकिन वो अमाउंट मैंने चेक किया बाद में तो अमाउंट बढ़ नहीं रहा, नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपको बताते हैं, ये एचडीएफसी टैक्स सेवर की आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, एबीएसएल इक्विटी हाइब्रिड भी है ना? सभी में आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। राइट। ठीक है, तो आपके पिताजी की उम्र क्या है और क्या उन्होंने इसको पेंशन रकम के तौर पर निवेश किया है इन फंड्स में? हाँ, उनके पास एक्चुअली वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था उन्होंने। वो मैच्योरिटी के बाद मिल गया वो पैसा, और अगले कहाँ भी इन्वेस्ट करना, इसलिए उनको थोड़ा सा ब्रोकर ने गलत सलाह दे दिया या मालूम नहीं, लेकिन पैसे तो कम हो गए, मतलब उनके पैसे, और उन्होंने रिटायरमेंट के लिए रखे। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो निखिल, एचडीएफसी टैक्स सेवर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसमें 1.5 साल से कह रहे हैं कि लगातार इन्हें नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और एबीएसएल इक्विटी हाइब्रिड 95 में भी इनको जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब क्योंकि ये रिटायर्ड इंडिविजुअल है और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद के लिए इन फंड्स में निवेश किया था, तो नेगेटिव रिटर्न जो मिल रहा है, हम सब जानते हैं बाजार में उतार चढ़ाव है, वो आपकी फंड की परफॉर्मेंस पे तो रिफ्लेक्ट होगा ही। लेकिन क्योंकि ये एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है, तो इन्हें अब इन फंड से निकल जाना चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ देर और इसमें बने रहे? क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी है बाजार में। तो सबसे पहले मैं टैक्स सेविंग फंड की बात करना चाहूँगा। जब आप टैक्स सेविंग फंड में निवेश करते हो तो आपके पास जो एटीसी में जो अलग अलग निवेश करने के जो आपके जरिए हैं, उन सब में जो मिनिमम टाइम फ्रेम, नॉर्मली अगर मैं टैक्स ईएलएसएस फंड को अलावा करता हूँ तो सबका टाइम फ्रेम मिनिमम 5 साल है। तो आप जब टैक्स सेवर फंड को भी देखिए तो आप, ये एक प्योर इक्विटी फंड है, तो इसको भी आप 5 साल के नजरिए के हिसाब से देखिए। और आप अगर 5 और अभी आपको केवल 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको रिटर्न नेगेटिव आ सकते हैं, बट इसमें आपको मिनिमम टाइम फ्रेम 5 साल का अगर रखते हैं तो मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं वो ओवर 5 ईयर पीरियड एवरेज आउट हो जाते हैं और आपको इस पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा ईएलएसएस में जो आप निवेश करके रखे हो उसमें पहले भी ऐसी भी आपकी लॉक इन है तो 3 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते हो। और अगर आप टैक्स सेविंग की छूट के लिए आप निवेश कर रहे हो तो आपको जो मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए 5 से 7 साल का होना चाहिए, तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न बन सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा सवाल जो आपने कहा था कि आपके 5 से 7 साल रुकना चाहते हैं। अभिजीत, आप ऑनलाइन पर है मेरे साथ? हाँ, चलेगा, रुकूंगा सर। आप रुक सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो बने रहिए टैक्स सेविंग में। फिर दूसरा जो आपने कहा कि आपका हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड है, एक्चुअली जो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है उसका आइडल एलोकेशन क्या होना चाहिए कि जब इक्विटी मार्केट एक्सपेंसिव है तो वो कम इक्विटी में निवेश करे, ज्यादा डेट में निवेश करे, और अगर इक्विटी मार्केट चीप है तो डेट में कम निवेश करे और इक्विटी में ज्यादा निवेश करे। हालांकि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड उस तरह के अपने एसेट एलोकेशन को बहुत एक्टिवली चेंज नहीं करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप बैलेंस फंड कैटेगरी काफी अच्छी है तो आप दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एचडीएफसी। आप एचडीएफसी से रिडीम करके दूसरे बैलेंस एडवांटेज फंड में, जैसे मोतीलाल डायनेमिक इक्विटी फंड हो गया या इन्वेस्को डायनेमिक इक्विटी फंड हो गया, उनमें निवेश कीजिए, क्योंकि उनमें वो बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से डेट और इक्विटी में एलोकेशन चेंज करते रहते हैं।
फिर तीसरा जो आपने फंड कहा बैलेंस बिरला हाइब्रिड फंड, वो भी एक बैलेंस फंड है जहाँ पे 65% डेट इक्विटी में निवेश करते हैं और 35% डेट में निवेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये तीनों जो फंड है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। तो आप जब निवेश करते हो तो इनमें आपका मिनिमम 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम लेते हो तो ये फंड जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है उसको एवरेज आउट करके मीडियम टर्म में रिटर्न अच्छे दे सकते हैं। पर आपको एक एसेट एलोकेशन देखना पड़ेगा अपने पिताजी का कि उनके पूरे जो पैसे हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, और अगर कोई भी पैसा आपको 3 साल या 4 साल में चाहिए तो वो पैसा हमेशा डेट में होना चाहिए, उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पैसे की आपको ज़रूरत नेक्स्ट 3 से 4 साल में है तब मैं कहूँगा इसको यहाँ से निकाल के आप डेट में निवेश कर सकते हैं। पर अगर आपके पास 5 साल का रुकने का आराम से टाइम फ्रेम है और आपको ये पैसे नेक्स्ट 5 साल में नहीं चाहिए तो मैं कहूँगा इनमें बने रहिए, केवल बैलेंस एडवांटेज फंड को चेंज कीजिए। 5 साल में आपको ये रिटर्न, आपकी जो एफडी रिटर्न है उससे पोस्ट टैक्स बेसिस में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ऑलराइट, अभिजीत कुछ और पूछना चाहते हैं आप? हाँ नहीं मैडम, थैंक यू, 5 साल रुकूंगा मैं। ऑलराइट, शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक प्रणव का सवाल लेते हैं जिन्हें एनपीएस से जुड़ा सवाल हमसे पूछना है। प्रणव, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। पूछिए। हाँ मैडम, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर के रूप से काम कर रहा हूँ। ओके। और 2010 से एनपीएस में मेरा निवेश है, वो गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं हर साल देखता हूँ कि जो रकम हमारी और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जमा की जाती है वो 2 महीने लेट होती है। तो इस पर क्या गवर्नमेंट हमें इंटरेस्ट देती है या नहीं, और इन लेट जो ये जमा होता है तो उससे क्या असर पड़ेगा? इंटरेस्टिंग। निखिल, किस तरह से इनको इंटरेस्ट मिलेगा? सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है। उनमें क्या होता है कि इनमें जो आपके पैसे जो निवेश होते हैं वो एक डेट और इक्विटी फंड में निवेश होते हैं। तो आप अपना एलोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैक्सिमम अभी 75% इक्विटी में डाल सकते हैं। इनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किस तरह के ऑप्शन में निवेश करना चाहते हैं? ऑप्शन आपके ऊपर है, आप कौन सा तो प्रणव, आपने किस तरह के ऑप्शन में निवेश किया है? एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस में से? मैडम, टायर 1 के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें एलआईसी है, एसबीआई है और यूटीआई है। ओके। तो इन्होंने ऑटो सिलेक्शन किया होगा जो आपके एज के हिसाब से डेट और इक्विटी का एलोकेशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो लिया होगा। तो एनपीएस में क्या होता है कि आपका फिक्स इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आपके एज के हिसाब से वो डेट और इक्विटी में निवेश किया गया है, और जब आपका पैसा निवेश होता है उस दिन के बाद जो उसका फंड की एनएवी ऊपर या नीचे, ऊपर हुई है या नीचे हुई है, उसके हिसाब से आपका रिटर्न आता है। तो ईपीएफ में जैसे फिक्स रिटर्न आता है वैसे इसमें एनपीएस में फिक्स रिटर्न नहीं आता है। तो जब आपने कहा कि जिस दिन आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, जिस दिन आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसी दिन से आपको इंटरेस्ट मिलता है, उससे पहले के जो आपका अगर इन्वेस्ट नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आपको अपने एक एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी कि आपकी अगर हर महीने आपकी सैलरी से वो एनपीएस का जो अमाउंट है वो कट रहा है तो उसमें उसी टाइम निवेश हो, तो आपको उसी टाइम यूनिट्स मिले तो आपको इंटरेस्ट तब से मिल सकता है। ऑलराइट, और कोई सवाल प्रणव? नो मैम, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और कुछ फेसबुक के दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। राहुल शर्मा का सवाल मैं लूंगी, और इन्हें अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश करना है लगभग 80,000 रुपए 6 से 7 महीनों के लिए। तो कौन सा नाम आप रेकमेंड करेंगे? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में वो कोटक सेविंग्स फंड या डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। पर इनमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में आप निवेश कर रहे हो तो आपका मिनिमम जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 4 से 5 महीने से ऊपर होना चाहिए। तो इनमें जो 6 से 7 महीने तो वो काफी अच्छा टाइम फ्रेम है। तो कोटक सेविंग्स फंड या डीएसपी लो ड्यूरेशन फंड में निवेश कर सकते हैं। क्या टैक्सेशन इंप्लीकेशंस होते हैं? इनमें जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपको अपने इनकम में ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी जो टैक्स फाइल, जो आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हो उस तरह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और वीरेंद्र राणा का सवाल मैं लूंगी। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में 50,000 रुपए लगभग निवेश किए हैं एसबीआई लाइफ फंड में, और कोई रिटर्न इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे अब वजह क्या है और क्या उन्हें इस निवेश में रुकना चाहिए? एसबीआई लाइफ फंड ये म्यूचुअल फंड नहीं है, यूलिप प्लान है। तो यूलिप प्लान में क्या होते हैं कि आपके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिशन चार्जेस, मॉर्टगेज चार्जेस। तो आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके क्या चार्जेस है उसके हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और यूलिप में जैसे आप निवेश करते हो तो आप 3 साल से पहले तो आप निकाल भी नहीं सकते हो पैसे, और आपको हर 3 साल तक रेगुलरली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी आपके सरेंडर चार्जेस है वो सब आपको देखने पड़ेंगे। पर ये एक म्यूचुअल फंड नहीं है, यूलिप है, तो आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। 50,000 रुपए ये हर साल डाल रहे हैं यूलिप प्लान में, ठीक है। अगर ये इतना ही किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते तो अभी कितना कमा लिया होता?
सो अगेन डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आपने निवेश किया होता, बट अगर आपको ये पैसे अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, अगर आपने डेट फंड में डाला होता तो आपको ऑन एन एवरेज 8% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल सकता है, और यही आपने इक्विटी फंड में डाला होता तो इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकती हैं, तो आपको डिपेंड करके किस फंड में डाले होते। बट मैं ये कहूँगा कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, जो आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वही होते हैं। इंश्योरेंस में आपके अलग चार्जेस भी हो सकते हैं, और अगर जिन्होंने जैसे उन्होंने कहा ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, उन्होंने इंश्योरेंस के हिसाब से नहीं लिया है, तो वो गलत चॉइस है। तो मैं कहूँगा कि उसको रिव्यू कीजिए, और इंक्रीमेंटली आपको देखना पड़ेगा आपके पॉलिसी के क्या चार्जेस है, उसके हिसाब से आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। और अगर जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करके जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में करें, तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेटर रहेगा। बिल्कुल, अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपने किसी यूलिप प्लान में पैसे लगाए हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 साल उसमें रहना चाहिए, क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में कई इन्वेस्टर फ्रेंडली यूलिप्स भी लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पर चार्जेस को कम रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न के लिहाज से अभी भी इक्विटी एज एन एसेट क्लास, प्योर इक्विटी एज एन एसेट क्लास को यूलिप्स टक्कर नहीं दे पाए हैं। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले कहूँगा, आपने सही कहा है कि पिछले 2-3 साल में, जो 1-2 साल में हुए हैं कि चार्जेस काफी कम हुए हैं जो एज कंपेयर टू पहले जो मिलते थे, पर अभी भी चार्जेस थोड़े से म्यूचुअल फंड से मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले जो स्टार्टिंग फेज है उसमें ज़्यादा होते हैं, फिर ओवर ए पीरियड टाइम कम हो जाते हैं। पर हम फिर देखें कि उसका कारण क्या है। दूसरा कारण क्या है कि इक्विटी फंड में आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो अगर आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा तो आप आराम से एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। वैसे यूलिप में आप स्टक हो जाते हैं, उसी एएमसी के उसी फंड में निवेश करते हैं, तो आपको एएमसी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, और उस फंड हाउस, उस एएमसी और एएमसी मतलब उस कंपनी के जो भी फंड है उसी में आपको निवेश कर सकते हैं, और आपके विड्रॉवल चार्जेस काफी हाई होते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड में कीजिए, अगर आपको इंश्योरेंस लेना तो आपको ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस में जाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा अगर आप इंश्योरेंस में कोई निवेश की रणनीति बना रहे हैं और यूलिप जैसे प्रोडक्ट पे अगर आपको भरोसा है, तो आप ये भी ध्यान में रखें कि आपको थोड़ा लंबा समय इस तरह के निवेश में देना होगा। ईमेल के जरिए हमारे दर्शक गणेश पावस्कर ने अपना सवाल हमें भेजा है, और इन्होंने 10 साल पहले LIC जीवन सरल में निवेश किया था, और 35 साल तक हर महीने 1000 रुपए का निवेश ये कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैच्योरिटी पर लगभग 35 लाख इन्हें मिलेंगे। फिलहाल प्लान की वैल्यू लगभग 2.5 लाख की है, तो अब क्या इसमें से निकल जाना चाहिए, और निकल जाना चाहिए तो बाद में कहाँ रणनीति इन्हें बनानी चाहिए? गणेश जी, आप फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना मुझे थोड़ी सी और क्लैरिटी आपसे चाहिए थी। देखिए, आपने 35 साल के लिए इस प्रोडक्ट में अपने आप को फंसा लिया है, और 35 लाख आप कह रहे हैं कि आपको मिल पाएंगे। अभी तक जो वैल्यू है फंड की केवल 2.5 लाख की है। बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल प्लान है ये, और जब लॉन्च हुआ था इसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते हैं, लेकिन कहाँ आप कमाई का मौका छोड़ देते हैं इस तरह के प्लान्स में निवेश करके? तो सबसे पहले मैं कहूँगा ये ट्रेडिशनल प्लान है, तो इसमें क्या होता है, आपका इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंबाइन किए हुए हैं। अगर आपके अनहोनी कोई इवेंट हो जाती है तो आपके फैमिली को लमसम पैसा मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू ने जो कहा है वो मिल जाएगी। लेकिन कितना कॉम्पोनेंट इंश्योरेंस का होता है, कितना हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है इस तरह के प्लान? इसमें जो भी मॉर्टेलिटी आपकी एज के हिसाब से जो भी मॉर्टेलिटी चार्जेस होंगे, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके मॉर्टेलिटी चार्ज ज़्यादा होंगे, और आपकी एज अगर कम है तो आपके मॉर्टेलिटी चार्जेस बहुत कम होंगे। बट मैं फिर भी कहूँगा कि इनमें जो ये मोस्ट ऑफ जो पैसा होता है ये डेट में लगा होता है, और बिकॉज ऑफ चार्जेस होते हैं तो आपको जो रिटर्न आएगा वो काफ़ी कम आएगा। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि उनको 35 लाख मिलेंगे आज से 35 साल बाद, अगर वो 1000 रुपये निवेश करते हैं। यही अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और अगर अज्यूम हम करते हैं कि 12% रिटर्न भी आ जाता है, तो वही पोर्टफोलियो 35 लाख की जगह पे 60 लाख का हो जाता है। तो हम देखेंगे, अगर हम दोनों का डिफरेंशियल देखें तो काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे अभी अगर वो निकालना चाहे तो उनको केवल 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, उस पर भी चार्जेस लगेंगे। और वही अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको जिस टाइम भी अपने पैसे निकालने हैं आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैं कहूँगा दोनों में रिटर्न वाइज काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो आप LIC में निवेश नहीं करके आप एक फंड को निवेश कीजिए, और आप अगर इंश्योरेंस के हिसाब से देख रहे हो तो एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ना कि एक कंबाइन ऑफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को लीजिए। तो अगर मैं यही समझना चाहती हूँ, अब फॉर एग्जांपल ये 1000 रुपये हर महीना यानी 12,000 रुपये सालाना ये भर रहे हैं इस प्लान में, तो टेन्योर खत्म होने के बाद ये कितना कमा पाएंगे ऑन एन एवरेज? अगर आप उनका अगर रिटर्न की वाइज में बात करूं तो वो लगभग 6 से 7.5% पे रिटर्न आएगा। वही अगर मैंने कहा कि जैसे 12% में देखते हो तो कॉपस डबल हो जाता है। 35 लाख की जगह पे आपको मोर लेस 60 लाख का कॉपस मिल सकता है। तो ये एक डिफरेंशियल बहुत बड़ा है कि अगर आप 12% रिटर्न कमाते हो तो इस तरह के प्लान में से अब निकलने की क्या प्रक्रिया होगी? इनमें उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। उनको ये देखना पड़ेगा कि आज वो अगर निकालते हैं तो उनका कितना लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि सरेंडर चार्जेस जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं।
तो आज वो निकालते हैं तो उनको कितना लॉस लेना पड़ेगा, और आगे से जाके वो इसमें निवेश नहीं करके अपनी SIP एक म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उनको लमसम कितना कॉपस मिल जाता है। और अगर आज वो निकालने के बाद अगर म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं और 35 लाख से ऊपर है तो मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा उनके पास कि जब उनको निकालना चाहिए निकाल सकते हैं, और आज वो लॉस लेके अच्छा रहेगा। बट अगर आपकी पॉलिसी जब आप 15-20 साल बाद आप इवैल्यूएट करना चाहोगे तब सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो चार्जेस है वो काफ़ी लग जाएंगे और आपका जो रिटर्न पोटेंशियल आगे जाके है वो काफ़ी कम हो जाता है। और गणेश जी, तो अभी अगर सरेंडर चार्जेस ज़्यादा नहीं है तो आपको निकल जाना चाहिए, वरना आप इसके साथ साथ बाकी एसेट क्लास में भी अपनी निवेश की रणनीति बना लें। आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। फेसबुक के दर्शक आशीष का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने SBI फोकस इक्विटी फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड में निवेश किया हुआ है। SBI फोकस इक्विटी में इन्होंने 1 साल से निवेश किया है और दूसरे फंड में लगभग 6 महीने से निवेश कर रहे हैं। निखिल, 10 साल के बाद का रिटर्न जानना चाहते हैं। देखिए दोनों फंड अच्छे हैं, बट इनको ये देखना पड़ेगा अगर वो लास्ट 1 साल का हिसाब से उनको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न काफ़ी कम दिखेगा, क्योंकि 6 महीने में जो निवेश किया है तो मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। बट मैं अगर लंबी अवधि की बात करूँ तो उनको ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न के एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर क्योंकि 12% कैसे आता है, अगर हम इंडिया की GDP की बात करें तो वो लगभग 7 से 8% पे आ जाता है, और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 4 से 5% इन्फ्लेशन होता है। तो ऑन एवरेज इनको 12 से 13% का रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं अपने इक्विटी फंड में। तो अगर मैं 12% का बॉलपार्क नंबर के हिसाब से कहूं तो ऑन एन एवरेज आपका 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो अगर आपने आज 100 रुपये डाला है तो 6 साल बाद वो 200 रुपये बन जाता है, और अगर मैं 12 साल बाद बात करूं तो 400 रुपये हो जाता है। शो का आखिरी पड़ाव, और ऐसे में झटपट आपके सवाल लेते हैं। फेसबुक के दर्शक कृष्ण कुमार अपना सवाल पूछना चाहते हैं। DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड क्या निवेश करने के लिए सही है या नहीं? DSP टैक्स सेवर फंड ELSS फंड है, तो उनका आपका मिनिमम टाइम फ्रेम जो 3 साल का लॉक इन है वो तो होना ही पड़ेगा। पर फंड मल्टी कैप कैटेगरी में मल्टी कैप फंड टाइप है जो टैक्स सेविंग में आता है, इसमें कंटिन्यू निवेश कर सकते हैं और उसमें जो आपने निवेश किया उसमें बने रह सकते हैं। ऑलराइट, अगले दर्शक फेसबुक से हैं शिवम पांडे, हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शिवम। नमस्कार मैम। पूछिए, क्या सवाल है आपका? Ma'am, I'm an Axis employee working with Axis Bank in last 2 years. Okay. Okay. And I'm trying to invest in through SIPs. So I was just looking for that which fund I should choose. मुझे बताइए कि आप कितने नजरिए के लिए निवेश करना चाहते हैं, और आपने अपने सवाल में पूछा है कि आपको केवल एक्सिस की AMC में निवेश करना है, क्यों? मैम एक्चुअली आई एम एक्सिस एम्प्लॉय, सो एक्सिस AMC का ही मिलता है ना मुझे लॉगिन। अच्छा। या अगर मैं किसी और में कर सकता हूँ तो आप बता दें मुझे। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी आपसे कि आप कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, कितना निवेश करेंगे। हाँ मैम, मैं 5000 पर मंथ के हिसाब से देख रहा हूँ। 5000 की SIP लाइक, और टर्म इज लाइक नॉट डिफाइंड, कुछ भी टर्म चल सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए मुझे जाना है इसमें। तो 5 साल से ज्यादा ही पकड़ के चल रही हूँ मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, आप पहली बार निवेश कर रहे हैं? जी मैम, पहली बार कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये नए निवेशक हैं, तो ऐसे में अब इनका पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या सेफ चलें थोड़ा सा, या एग्रेसिव हो सकते हैं? नहीं, अभी वो यंग है और उन्होंने जॉब अभी स्टार्ट किया, तो मैं कहूँगा इनको 5 साल से ऊपर का नजरिया है तो वो SIP इक्विटी फंड में कर सकते हैं। बट इक्विटी फंड में आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लीजिए तो वहाँ पे आपका मल्टी कैप टाइप ऑफ फंड, तो आपका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहता है। जो आपने कहा कि आपको एक्सिस में निवेश करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक के थ्रू आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक में आप कोई भी म्यूचुअल फंड से निवेश कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, जैसे मल्टी कैप फंड की कैटेगरी की बात करें, मल्टी कैप लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप कोटक का सेलेक्ट फोकस फंड, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, आप IDFC का कोर इक्विटी फंड, या फिर आप एक्सिस का ही अगर एक्सिस का मल्टी कैप फंड, या अगर आपको लार्ज कैप में जाना तो फोकस एक्सिस ब्लू चिप फंड, इन किसी फंड में भी निवेश कर सकते हैं। बट इनमें ये देखिए शॉर्ट टर्म में आपके मार्केट उतार चढ़ाव रहेंगे तो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न कम और ज़्यादा दिखते रहेगा, बट मिनिमम 5 साल के हिसाब से आप निवेश कीजिए और पेशेंस से इन्वेस्ट कर रही तो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न आ सकता है। चलिए, शो का आखिरी सवाल लेंगे मृणाल झा का, जो पूछ रहे हैं कि मेरे एसेट इंडिया इक्विटी अब लार्ज कैप फंड से मल्टी कैप हो गया है, तो माफ कीजिएगा, ये मल्टी कैप से लार्ज कैप हो गया है, तो अब ऐसे में क्या परफॉर्मेंस पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट हम देखेंगे? अभी रिसेंटली हुआ है कि सेबी ने कैटेगराइज किए हैं हर कैटेगरी में। तो लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि आप जो टॉप 100 स्टॉक्स है उसी में आपका मेजर पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो अब मेरे एसेट मल्टी कैप जो हालांकि लास्ट पिछले 6-8 महीने से वो एक लार्ज कैप टाइप ओरिएंटेड फंड ही मैनेज कर रहा था, बट अब गोइंग फॉरवर्ड उनका फाउंडेशन और हो जाएगा कि वो लार्ज कैप पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो पहले जो रिटर्न आए हैं वो अगर लंबी अवधि में देखें तो मिड कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप, तो रिटर्न पे थोड़ा इंपैक्ट आएगा। तो बट अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड
फंड चाहिए तो ये अच्छा फंड है, उसमें निवेश कर सकते हैं। पर आपको मल्टी कैप चाहिए तो आप दूसरे फंड में भी स्विच कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको थोड़ा सा करना होगा। पूरा एक कॉन्सेंट्रेटेड निवेश आप केवल लार्ज कैप में ही नहीं रख सकते या केवल मिड कैप में ही नहीं रख सकते। हाँ, तो इसलिए आपको अगर आपका एक ही फंड है तो मल्टी कैप फंड में डालिए जहाँ पे मिक्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप रहेगा। 30 अप्रैल तक वो उसमें एग्जिट लोड फ्री है, तो आप अगर इससे निवेश निकाल भी रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ अब शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए निखिल। और कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।